Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we will talk about the structural and functional units of the nervous system, that are the neurons. Neurons और इनके साथ जो associated हमारे पास कुछ cells मौजूद हैं जो इनको nourish कर रहे हैं, इनकी protection कर रहे हैं, और फिर उसके बाद structure of neuron इस session में हम discuss करेंगे. Details board पे देखते हैं. जी students, the first thing that we are going to discuss is about the neurons. Neurons are the chief structural and physiological units of your nervous system. अब स्टूडेंट सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए वो ये है कि क्या हमारा दिमाग और हमारा स्पाइनल कॉर्ड और उसके अलावा जो पेरिफेरल एक्सटेंशंस हैं नर्वस सिस्टम की, क्या सबके सब न्यूरॉन्स पे ही मुश्तमिल हैं या कोई और मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स भी यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस. अदर टाइप्स ऑफ सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड योर नर्वस सिस्टम और उनको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया. ऑलराइट, तो इस सेशन का स्टार्ट करेंगे हम डिफाइन करने से कि न्यूरॉन्स क्या हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट न्यूरोग्लिया. ऑलराइट, सो हाउ वी कैन डिफाइन द न्यूरॉन्स, द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. यानी आपके नर्वस सिस्टम की साख्त और आपका नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा है वो न्यूरॉन्स की ही बदौलत है. इस वजह से ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी हैं और फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल यूनिट्स भी हैं. Then, if we talk about the types of neurons, the major types of neurons, students, जो हमेशा से डिस्कस की जाती हैं, there are three basic types. The first one are sensory neurons, then are the motor neurons, और फिर उसके बाद inter या associative neurons. ये तीन बड़ी types हैं हमारे पास neurons की. Alright, पहले नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे, they are the sensory neurons. उनके नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है ये वो neurons हैं जो बुनियादी तौर पे आपके sensory receptors के साथ attached हैं. Alright, यानी इनका काम ये है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर या इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी स्टिमुलाई पैदा हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करने के बाद कहां भेज देना? टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट कुड बी स्पाइनल कॉर्ड और इट कुड बी ब्रेन डायरेक्टली. ऑलराइट, तो ये वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी इनपुट ले रहे हैं, तो इस वजह से इनका नाम हमने रखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन्स. सो दे रिसीव्स द सेंसरी इनपुट एंड आर अटैच्ड टू रिसेप्टर्स. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके समझने के लिए, इसको तवज्जो से समझिएगा ताकि अगला टॉपिक जो है आपका रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, उसको भी समझने में भी आसानी होगी. अब यहां पे क्या चीज याद रखनी है आपने? द सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन. अब पहले नंबर पे अगर हम इसकी साख्त की बात करें सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो स्टूडेंट्स ये जरा यूनिक सा स्ट्रक्चर हमें नजर आता है. वो किस तरह से कि सेल बॉडी मौजूद तो है बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी न्यूरॉन्स की होती है, लेकिन सेल बॉडी से थोड़ा सा फासला तय करने के बाद जो एक लंबा सा कोनिकल स्ट्रक्चर पैदा होता है उसको हम कहते हैं एक्सोनल हिलॉक. ऑलराइट, जो एक्सोनल हिलॉक है उसमें से फिर आगे दो शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं. अब वो जो दोनों शाखें निकल रही हैं, बोथ ऑफ देम अपेरेंटली लुक लाइक द एक्सोन. देखने में एक्सोन की तरह की नजर आ रही हैं, लेकिन उसमें से एक हिस्सा डेंड्राइट वाला काम या फंक्शन परफॉर्म करेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो एक्सोन वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो ये बात याद रखिएगा कि वो वाला हिस्सा जो किसी सेंसरी रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ है वो वहां से इनपुट ले रहा है. देखने में बेशक एक्सॉन की तरह का नजर आएगा, लेकिन काम कौन सा कर रहा है? डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स वाला, कि वहां से इंपल्स को या मैसेज को लेके सेल बॉडी की तरफ भेजेगा. और सेल बॉडी खुद कहां पे मौजूद है? एक क्लस्टर है, एक उभरा हुआ एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं दिस इज द डॉर्सल रूट गैंग्लियन. वहां पे सेल बॉडी मौजूद है और उस सेल बॉडी में से फिर दूसरी शाख जो निकल रही है वो कनेक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंट्रल रूट. और सेंट्रल रूट कहां पे है? इनसाइड योर स्पाइनल कॉर्ड, या हो सकता है इट मे लीड डायरेक्टली टू सम पार्ट ऑफ द ब्रेन. ऑलराइट, तो सेंसरी न्यूरॉन्स इस हवाले से स्पेसिफिक हैं. दो शाखें निकाल रहा है, गिव्स आउट वन फाइबर व्हिच ब्रांचेस आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेल बॉडी. आगाज एक एक्सोनल हिलॉक से हुआ और उसके बाद दो शाखें जो निकल रही हैं. पहली शाख का नाम हमने रखा हुआ है पेरिफेरल ब्रांच. ऑलराइट, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पेरिफेरल ब्रांच जो है ये सेंसरी रिसेप्शन के लिए है. तो यहां पे क्या किया जाएगा? रन्स बिटवीन द रिसेप्टर एंड डॉर्सल रूट गैंग्लियन ब्रिंगिंग इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. तो चूंकि सेल बॉडी की तरफ इंपल्स लेके आ रहा है रिसेप्टर से, तो हम कहेंगे इट इज फंक्शनिंग जस्ट लाइक द डेंड्राइट्स. ऑलराइट, सेंट्रल ब्रांच दूसरी शाख जो निकल रही है रनिंग फ्रॉम गैंग्लियन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये आउटगोइंग ब्रांच है. और आउटगोइंग ब्रांच से क्या मुराद है कि ये यहां से इंपल्स को पकड़ के सेल बॉडी से अब लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास,
ताकि स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग जो भी उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और उसके बाद जो भी जवाबी कार्रवाई करे वो फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स तक भेज दिया जाएगा। तो दूसरी शाख जो है ये क्या कर रही है, इंपल्सेस को या मैसेजेस को लेके सेंट्रल रूट की जानिब जा रही है, यानी कि टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन आर टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट्स। यहां पे ये बात आपने याद भी रखनी है, बोथ ब्रांचेस एक्सॉन टाइप आर एक्सॉन टाइप, नो टू ट्रू डेंड्राइट्स। ऑलराइट, यानी कि दोनों शाखें देखने में एक्सॉन की तरह की नजर आ रही हैं और दोनों में से कोई भी डेंड्राइट्स की तरह हाईली ब्रांच्ड पैटर्न बनाता हुआ या स्पाइकी पैटर्न बनाता हुआ नजर नहीं आता। ऑलराइट, पेरिफेरल ब्रांच इज डेंड्राइट फॉर इट्स फंक्शन। जो पेरिफेरल ब्रांच है क्योंकि वो इंपल्स लेके आ रही है तो वो जो काम कर रही है वो डेंड्राइट्स की तरह का है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, then are the second type of the neurons which are the interneurons, also known as associative neurons. जी स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या इंटरन्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? अगर आप इनके नाम पे गौर करें तो इसका मतलब ये बन रहा है कि ये किसी ना किसी दो डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ने में मदद दे रहे हैं। तो वो जो जोड़ने में मदद दे रहे हैं, एक तरफ सेंसरी न्यूरॉन्स है, दूसरी तरफ मोटर न्यूरॉन्स है, एक तरफ रिसेप्टर्स और दूसरी तरफ इफेक्टर्स, उनके दरमियान में जो प्रोसेसर्स हैं वो न्यूरॉन्स हमारे इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहलाते हैं। प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एक्सक्लूसिवली दिमाग के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ये देखने में ऐसे भी कुछ न्यूरॉन्स इनके अंदर मौजूद हैं कि जिनकी सेल बॉडीज तो एक्सटेंडेड नजर आएंगी, लेकिन एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स जो हैं वो एक ही तरह के भी नजर आ सकती हैं दोनों साइड्स। ऑलराइट, लेकिन ये नहीं कहेंगे हम कि बोथ आर एक्सॉन टाइप, ये डिफरेंट है लेकिन अपेरेंटली देखने में एक ही तरह के नजर आ सकते हैं। फिर इसी तरह यह भी मुमकिन है कि इनके अंदर से डेंड्राइट्स वाली साइड पे इतनी ज्यादा शाखें बने कि वो एक दरख्त नुमा साख बनती हुई नजर आए, तो ये भी इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की एक प्रॉपर्टी नजर आ सकती है। ऑलराइट, फिर उसके अलावा इट इज द कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। एक तरफ से इनपुट ले रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और फौरन रिस्पॉन्सेज में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। ये इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द थर्ड टाइप, दैट आर द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स अहम तरीन न्यूरॉन्स हैं इस लिहाज से कि बिल्कुल उसी तरह जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स जो इनपुट दे रहे हैं, उनका जो अब हमने रिस्पॉन्स बनाना है, रिस्पॉन्स कौन देगा? इफेक्टर्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक का जो दौरानिया या जो डिस्टेंस है, ये कौन ट्रेवल करवाता है? मोटर न्यूरॉन्स। ऑलराइट, इसी वजह से कुछ मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपके पांव या टांगों में ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी लेंथ 1 मीटर या बाज़-औक़ात इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्सेज पैदा करने हैं। तो इस वजह से मोटर न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे हैव लॉन्ग एक्सॉन्स and run from central nervous system to the effectors, frequently not always myelinated। ये बात भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पे एक एमसीक्यू स्टेटमेंट आपको बताता चलूं कि वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होती है, वो उनके अंदर जो इंपल्सेस के ट्रेवल करने की स्पीड है वो ज्यादा होगी। जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, जिनको हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स या न्यूरॉन्स कहेंगे, तो उनके अंदर इंपल्सेस ट्रेवल करने की स्पीड भी रिलेटिवली स्लो होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक जनरल सा इंट्रो तीनों टाइप्स का, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर न्यूरोग्लिया एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीज याद भी रखिएगा और समझ भी लें। न्यूरोग्लिया, इसको हम न्यूरोग्लाया के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि बुनियादी तौर पे ये वो सेल्स हैं जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा तो हैं और गालिबन 50% के करीब जो है वॉल्यूम के लिहाज से इन्होंने कवर किया हुआ है नर्वस सिस्टम, और उसके साथ ही साथ जो आपका व्हाइट मैटर वाला पार्ट है उसको डेवलप करवाने में इनका बहुत ज्यादा किरदार नजर आता है। तो ये वो सेल्स हैं जो नर्वस कंडक्शन में तो कोई हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन वो सेल्स जो नर्वस कंडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि न्यूरॉन्स, उनकी प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का सारा जिम्मा इन्हीं ने संभाला हुआ है। दीज आर नोन एज न्यूरोग्लिया। ऑलराइट, so cells present in humans and other higher animals that make up half of the nervous system and play a vital role in nutrition, nourishment and protection of neurons. Alright students, फिर उसके बाद जो मेजर टाइप्स हमारे पास आ रही हैं न्यूरोग्लियल सेल्स की, वो कौन कौन सी हैं? वो न्यूरोग्लियल सेल्स या वो ग्लायल सेल्स भी इनको कह सकते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और कुछ वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनके नाम आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। Types of neuroglial cells are astrocytes, oligodendrocytes, microglia or microglia, epiendymal cells और Schwann cells और satellite cells। इस पूरे ग्रुप में से Schwann cells से तो आप लोग वाकिफ हैं। Schwann cells axons के ऊपर मौजूद होते हैं, especially in the motor neurons। Alright students, so these are the types of the neuroglial cells
जो कि एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज को नरिश और प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद इन द नर्वस सिस्टम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बेसिक कंपोनेंट्स जो न्यूरॉन्स के हैं या जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर जो आपने कंपोनेंट स्टडी करने हैं, इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल मोटर न्यूरॉन। ऑलराइट, ये आप लोग याद रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स यहां पे मैंने एनलिस्ट किए हुए हैं कुछ कंपोनेंट्स, इन्हीं को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि बुनियादी तौर पे न्यूरॉन्स हैं क्या। न्यूरॉन्स आर द सेल्स। ऑलराइट, अगर सेल्स हैं तो इसका मतलब बेसिक कंपोनेंट्स तो हर सेल के पास होने चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म मौजूद होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी। दीज आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ एवरी यूकैरियोटिक सेल। ऑलराइट, अब जब ये तीनों कंपोनेंट्स हम देखते हैं विद इन द न्यूरॉन, तो यहां पे हमें नजर आता है कि ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैव बीन स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ऑलराइट, लेकिन उसके साथ ही साथ चूंकि हम यहां पे टिपिकल मोटर न्यूरॉन की बात करने लगे हैं, तो मोटर न्यूरॉन के अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं जो बाकी न्यूरॉन्स के अंदर भी मौजूद होंगे। ऑलराइट, अब पहली चीज इसके अंदर जो मेन सेलुलर पार्ट है किसी भी न्यूरॉन का, दैट इज नोन एज द सेल बॉडी और साइटोन या सोमा भी इसको कहा जाता है। यानी कि ये न्यूरॉन का वो सेलुलर पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा सेलुलर कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, इंक्लूडिंग द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग डेंस बॉडी, दैट इज द न्यूक्लियस। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज जो एक्सटेंशन है इसकी या जो बुनियादी तौर पे फैलाव का बायस बनी हुई है, दे आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस में एक वो हैं जो इंपल्सेस को लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। इंडिविजुअल को हम डेंड्रॉन कहेंगे। ज्यादातर कांटेदार या शाखदार साख्तों की तरह के नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक ही बड़ी ब्रांच हो सकती है that carry impulse away from the cell body, that is known as axon. All right students, लेकिन जहां से एक्सॉन का आगाज होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है उस साख का, जिसे हम कहते हैं एक्सोनल हिलॉक। ऑलराइट, एक्सोनल हिलॉक वो एरिया है जहां पे नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनल वगैरह नजर नहीं आ रहा होता और वहां पे कोई भी ग्रैन्युलर बॉडी या कोई और डेंस स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं होता, लेकिन वहां से एक्सॉन्स आगे एक्सटेंड होते हुए चले जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स ये बात याद रखने वाली है कि जो सेल बॉडी है यानी कि सोमा वाला पार्ट है, वो तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर किसी डेंड्रॉन या एक्सॉन में इंजरी की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है या कट जाए या टूट जाए एक्सीडेंटली, तो अगर सोमा या सेल बॉडी मौजूद है तो उसकी वजह से जो डेंड्राइट्स हैं या एक्सोनल प्रोसेसेस हैं उनको रीजेनरेट किया जा सकता है। ऑलराइट, लेकिन अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाएगी तो फिर वो नर्वस टिश्यू जो पहले ही एक मरतबा डिफरेंशिएट हो जाने के बाद फर्दर रीग्रो या रिपेयर या रीजनरेट नहीं करता, अगर उसकी सेल बॉडी भी खराब हो गई फिर उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी ना होने के बराबर रह जाएगी। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सॉन एंडिंग्स, वो किनारे बुनियादी तौर पे जो किसी दूसरे इफेक्टर के साथ इन केस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स या किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ इन केस ऑफ जनरल साइनेप्स मेकिंग, तो ये वाली जो एंडिंग्स हमें नजर आती हैं एक्सॉन्स के, जो किनारे हैं जो उसके टर्मिनल्स हैं, इनको हम कहते हैं कि दीज आर द एक्सॉन एंडिंग्स। ऑलराइट, लेकिन एक्सॉन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। एक चीज है माइलिन शीथ। ऑलराइट, इट इज अ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन्स। ऑलराइट, और ये बनवाते कौन है? दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स नोन एज श्वान सेल्स। तो बुनियादी तौर पे ये बात याद रखिएगा कि वो जो उभरी हुई सी साख्तें हमें न्यूरॉन के ऊपर नजर आती हैं वो माइलिन शीथ की वजह से हैं, और ये माइलिन शीथ बनवाई किसने हुई है? न्यूरोग्लियल सेल्स ने, जिनका नाम है श्वान सेल्स। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स वो जगह जहां पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है एक्सॉन के ऊपर, उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, और अगर इंपल्स नोड टू नोड ट्रेवल करना शुरू हो जाए तो फिर माइलिनेटेड नर्व्स की निस्बत भी बाज़ औक़ात इनकी स्पीड बढ़ सकती है। Then is the last thing that are Nissls granules। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके लिए और याद भी रखिएगा इसको। Nissls granules बुनियादी तौर पे क्या हैं? वो साख्तें जो राइबोसोमल रोजेट क्लस्टर्स पे मुश्तमिल हैं। इसके अंदर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या गोल्जी बॉडीज की डेंस पैकिंग को भी समटाइम्स शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली हम इसको देखें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम containing the ribosomes and the rosette arrangement of the ribosomes present inside the cell body of the neurons इस चीज को रेफर करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ एक्सॉन के हवाले से जो एक एमसीक्यू स्टेटमेंट आप याद रखेंगे
कि इसके पास खास किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जो कि इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं, और फिर इसके पास न्यूरोफिब्रिल्स मौजूद हैं जो प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, और फिर एक्सॉन्स के एक्सॉन एंडिंग तक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं जो हर वक्त इन न्यूरॉन्स को एनर्जेटिक रखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरॉन। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से यही सीक्वेंस याद रखिएगा, इट विल बी एनफ। ऑलराइट, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।